रूस की जानिब से हालिया जो अटैक्स किए गए हैं उसमें यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो ये जो अटैक होता है किसी के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर आप अटैक करें तो फिर ये तो आखिरी अटेम्प्ट होती है ना, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है, या डू होता है या डाई होता है। तो अगर रूस की जानिब से ये किया जा रहा है तो आपको लगता है कि जो मगरबी ममालिक हैं वो रूस को रोक सकेंगे, या फिर यूक्रेन की जानिब से अब जो उस पर जवाब दिया जाए उसके हवाले से आपको क्या लगता है क्या किया जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से? देखें, इसमें एक बात है कि डेफिनेटली रशिया की जो वॉर प्रोलॉन्ग हुई है यूक्रेन के साथ, रशिया इज आल्सो नाउ फ्रस्ट्रेटेड। दोनों ने काफ़ी कोशिश की कि अगर ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन को अगर उनको दे दी जाए और वो उसको अपने जम कर लें तो देन दे कैन गो फॉर सीज फायर। लेकिन ज़ाहिर इसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प और यूक्रेन प्रेसिडेंट दे वर नॉट गोइंग टू एग्री, और इसलिए अब उन्होंने ऐसी जगह पर जाके हिट करना शुरू किया जो इनको इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह और मिलिटरी और स्ट्रेटेजिकली इनको बहुत बुरी तरह हिट करे। एंड दैट इज़ अ पर्पज। ये दिस शोज इन लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन and they convened that Russia can go to any extent. They are fed up of this war. It is over prolonged. Russia never thought कि इतना long होगी, लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन इसमें जंप कर गई और उसके बाद अमेरिकन सपोर्ट फुल पूरा, ख़ास तौर पे पिछले प्रेसिडेंट ट्रम्प बाइडन के वक्त में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से उनको हर किस्म के लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए गए। उसके बाद उनको एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इम्प्रूव किया गया, पेट्रोटिक मिसाइल दिए गए, दूसरे मिसाइल दिए गए, और उसके बाद उनको जहाँ जब वो आ रहे होते थे अटैक करते उनके मिसाइल रहते रशियन, तो ये काफ़ी हद तक उसको न्यूट्रलाइज कर लेते थे। बट द इशू इज ये डिस्पाइट ट्रम्प पॉलिसी ट्रम्प्स एफर्ट ये कंट्रोल नहीं किया जा सका। उसकी वजह ये है कि दे वांट टू ब्लीड रशिया, ख़ास तौर पे अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो इन्वॉल्वमेंट हुई है। बट इसमें ओवरऑल देखें तो यूरोपियन यूनियन उससे एनर्जी भी ले रहे हैं, उससे गैस भी ले रहे हैं, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन साथ उससे लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो इट हैज़ टू एंड अप। ये इट्स अ बिग इवेंट फॉर ट्रम्प। अगर ट्रम्प रशियन और यूक्रेन वॉर को रुकवा लेते हैं, आई थिंक इट ये अनदर फेदर इन हिज कैप, और इससे अगले 2026 के लिए पीस प्रोसेस जो कहते हैं, पीस नोबेल प्राइज़ के लिए जो बात करते हैं, उसमें ही माइट बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर इसको रुकवा लेते, बिकॉज गजा वॉर में ही कुड नॉट प्ले हिज पार्ट। उन्होंने जो कुछ गजा के पैलेस्टीन लोगों से करना था जुल्म बारबरस हो गया। वॉर में जो उनका नुकसान करना था 1 लाख के करीब बेचारे वो शहीद हुए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। उसके बाद जो चाहता था वो इजराइल वो कर सका, लेकिन स्टिल वो अपने हदफ पूरे नहीं कर सका, जिसमें मेन था कि मुसाद को ख़त्म करेगा, उसको हमास को ख़त्म करेगा, हिजबुल्लाह को ख़त्म करेगा, और उसके बाद अपने कैदी जो है वो वापस ले आएगा। और लास्ट था कि पूरे इसको जो गजा के लोग हैं पैलेस्टीन को इस मुल्क से निकाल के जॉर्डन, इजिप्ट या किसी और पुश करेगा ताकि पूरे इस खत्ते के अंदर ये अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। वो देर नॉट बीन सक्सेसफुल। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन में हालात हो रहे हैं। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को सोचना है और यूरोपियन को सोचना है कि इतना ज़्यादा नुकसान के बाद जो यूक्रेन के दे वांट सम सेटल करने के लिए कि अभी भी लड़ाई की तरफ मूव करते जाएं। दुरुस्त फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि अब ट्रंप को सोचना है, लेकिन यही बात हम डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा से भी पूछना चाहेंगे। डॉक्टर काबिल एहतराम डॉक्टर साहबा, अहमद अल-शरा का दौरा अमेरिका जारी है। मुनीज़ मोइन ने अपने इंट्रो में भी ये बात आपने सुनी है, कही है, और दाश को कंट्रोल करने के हवाले से गुफ्तगू होगी, और इसराइल के साथ इब्राहिम कॉट के हवाले से भी गुफ्तगू है। दूसरी साइड पर MBS की बात करेंगी तो वो भी 18 नवंबर को इसी दौरे पर अमेरिका में होंगे। मैं आपसे थोड़ा सा कंपैरिजन लेना चाहता हूं कि आप क्या देख रही हैं आने वाले दिनों में MBS का दौरा अमेरिका क्या इम्पैक्ट डालेगा मशरिक़ वुस्ता के ऊपर, और साथ साथ ये भी बता दें कि अगर सऊदी अरब खुदा न खासा इब्राहिम कॉट को मानता है तो पाकिस्तान इस वक्त फिर कहाँ खड़ा होगा? डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा। जी, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। ये आप यूक्रेन पे भी जो है वो उसका पॉइंट भी पूछना चाह रहे हैं या सिर्फ अल-शरा पे और जो ये विजिट है उसी पे बात? आप यूक्रेन के हवाले से भी बताइएगा डॉक्टर शाजिया कि क्या ये जो मगरबी ममालिक का बशमूल ये यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की अगर हम बात करें तो क्या ये रोक सकेंगे रूस को कि अटैक ना किया जाए यूक्रेन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर,
और दूसरी जानिब जो भट्ट साहब आपसे सवाल पूछ रहे थे MBS के दौरे के हवाले से, वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ एक और सवाल था आपसे अहमद अल शरा के दौरे के हवाले से, उसमें कहा यह जा रहा है हो सकता है कि दस्तखत किए जाएं दाइश के हवाले से किसी डॉक्यूमेंट पर। इन तमाम मामलात पर अपनी माहिराना राय दीजिएगा। जी मैं समझ गई हूँ। जी तो अमेरिका से उससे यूक्रेन से स्टार्ट कर लेते हैं। यूक्रेन की वॉर जो है, असल में प्रॉब्लम ये है कि हम जो यूक्रेन की वॉर की जितनी भी कवरेज है वो वेस्टर्न मीडिया जो हमें बताता है हम वही कंज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत कम जो है हम इतना टाइम सर्व कर सकते हैं कि हम ग्राउंड रियलिटीज को समझ सकें। तो इसको डे वन से अगर कोई फॉलो कर रहे हैं लोग तो उनका पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वेस्टर्न मीडिया कुछ डिफरेंट बता रहा है। वेस्टर्न मीडिया तो ऑफ कोर्स यही बता रहा है कि रूस जो है वो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और ये पूरी जंग जो है वो अनप्रोवोक्ड है। हकीकत बहरहाल इससे बरक्स है, या मेरा ख्याल है कि इससे बरक्स है। रूस जो है उसको इस जंग में एज अ प्रॉक्सी वार जो है वो झोंका गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक टारगेट है उसका जो वो पहले दिन से लेके चले हुए हैं, डीनाज़िफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन। तो इसके लिए उनको स्पीड अप करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो बहुत आगे तक जाना ही नहीं चाहते थे, टेक्निकली वो नीपर क्रॉस ही नहीं करना चाहते। तो वो फिर माइल बाय माइल जो हैं वो वॉर ऑफ अट्रिशन लेके चले हैं, जिसमें वो मैक्सिमम डैमेज जितना कर सकते हैं वो करते रहे हैं। साथ में वो ओपन भी हैं कि हमारे से डिस्कशन कर लें। फिर वो डिस्कशन भी इस्तांबुल जो है 1 भी हमारे सामने है, इस्तांबुल 2.0 भी है, और रिसेंटली अलास्का की मीटिंग भी है जिसमें कि उम्मीद थी कि शायद कोई सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन उसमें सेटलमेंट हो इसलिए नहीं रही है कि ट्रंप एक साइड पे हैं और उनके मुशीरान जो हैं विटकॉफ और जनरल कैलॉग, उनमें बहुत बड़ी डिवीजन है। विटकॉफ जो है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक बात करते हैं, जनरल कैलॉग जो हैं वो यूरोपियंस के साथ हैं। तो वही रशियन की बाल्कनाइजेशन, उसके जो है रिसोर्सेज को या उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करना वगैरह वगैरह। तो इतने जो हैं डिल्यूजनल किस्म के ऑब्जेक्टिव्स के साथ फिर बीच में यूक्रेन ही रहा है। सही। तो उसमें जो ये सारी जंग है ये वेस्ट ऑप्टिक्स की बेस पे, नैरेटिव की बेस पे लड़ रहा है, और रशिया जो है वो जमीन पे है और वो लड़ाई जो है वो कर रहे हैं और वो जगह जो है वो घेरते जा रहे हैं। जो रिसेंटली आज की डेट तक जो है वो पक्रोस्क और जो है वो मिर्नेग्राद पूरे का पूरा उसको कोल्डरन कर चुके हुए हैं। और यूक्रेन जो है उनको प्रोवोक करने से भी बाज नहीं आता, उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो अटैक करता है, जिससे फिर रशिया को इस बात के लिए प्रेसिडेंट मिल जाता है और रशिया का अटैक जो है वो बहुत स्वेर होता है। अब कुछ दिनों से इस जंग के अंदर थोड़ी सी स्पीड आई हुई है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करें। वक्त की किल्लत के बाइस मैं चाहूंगी दीगर 2 मामलात पर भी आप मुख्तसर सा जवाब दे दें। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब यही है कि अब जब बुदापेस्ट के अंदर जब ट्रंप ने अपना लास्ट मिनट पे विजिट जो है वो पुतिन के साथ खत्म कर दिया है, तो फिर शायद उनको भी समझ आ गई है कि ये अब हमने लड़कर ही जीतना है, लेकिन नीपर क्रॉस नहीं करना। वो यूरोप का अफगानिस्तान है, वहाँ पे वो हमसे कंट्रोल नहीं होगा या हम वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। सही। तो और सूरत हाल बहुत ख़राब है। जहाँ तक शरा अल जुलानी का ताल्लुक है तो ये हमारे लिए एक पॉपकॉर्न टाइम है। हमें देखना चाहिए कि हम वो 9/11 के बाद जो कितनी ही हमने जो है वो लाशें उठाई हैं, तो जो कल का जो येस्टरडे का हेड चॉपर है आज वो एक लिबरल और डेमोक्रेट बनकर इवन व्हाइट हाउस में भी पहुंच जाएगा। तो फिर हम जो सारे लोग चीखते फिर रहे थे कि ये सारी इस्लामोफोबिया, वॉर और टेरर, ये सब एक फसाद है, ये सब ड्रामा है, और 9/11 जो है उसमें हैनिबल डॉक्ट्राइन कहीं ना कहीं शामिल हो सकती है। हमें नहीं पता कितने लोगों की आपने जाने ली, कितने आपने मुल्कों को खंडर बनाया। वॉर ऑन टेरर पे तो आप उसी अल दाइश और कायदा के साथ अब व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे और दाइश के खिलाफ कोई मंसूबे बनाएंगे। तो इसके अंदर आपको जितना ही फार्स नजर आता है उतना ही इसके अंदर हुब्रिस भी है वेस्ट का। डॉक्टर शाजिया, लेकिन मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से भी एक सवाल लेना है। इस खबर कुछ इस तरह से है कि यूएस एनवॉय टू सीरिया टॉम बैरक ने ये कहा है, उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि इस महीने में अल शरा एक डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें एग्रीमेंट होगी कि साथ दिया जाएगा शाम की जानिब से यूएस लेड अलायंस जो है ISIL के खिलाफ। तो आप मुझे बताएं, आपके इल्म में है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन होने जा रहा है? और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि तकाजा किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीरिया, उसके लिए एक बड़ी रकम दरकार है, उसका भी तकाजा किया जाएगा। आपके पास क्या खबर है? देखें, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि जो ईरान और सीरिया देवर टुगेदर,
और वहाँ से पूरी सपोर्ट होती थी। अगर आप देखें हिजबुल्लाह को और मोसाद को, वो उन्होंने कट ऑफ कर दिया और सीरिया को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो सीरिया, ईरान एंड रशिया दे वर ऑल टुगेदर, और ये हमेशा से उनका ये सपोर्ट रहा है। लेकिन अब फाइनली उन्होंने इस लड़ाई के अंदर ये टारगेट अचीव किया। पहले वहाँ पर अटैक को याद है एयर स्ट्राइक करते रहे और फिर उसको ग्राउंड फोर्सेज से जाके उन्होंने उसको कट ऑफ करके वहाँ पर उसको पूरे सीरिया पे एक किस्म नॉ इट इज टोटल इजराइल एंड अमेरिकन होल्ड है वहाँ पर, जो उन्होंने कर लिया है। और अब वो यहाँ पर रह के रशिया को भी साइड पे कर दिया है, ईरान साइड पर हो गया, हिजबुल्लाह की सपोर्ट, मोसाद की सपोर्ट, जो वेपन एमुनिशन रही है तो वो बड़ी हद तक कंट्रोल करने डिफिकल्ट हो गया। जो उनका पहले डिज़ाइन था वो उन्होंने अचीव कर लिया है। लेकिन इस वक्त बात यह है कि अब इस वक्त वो चाहते हैं कि इनको लेके वो इनके खिलाफ टोटल लड़ाई की जाए, जिसमें ईरान के भी खिलाफ कर दिया, रशिया के खिलाफ कर दिया, उसके बाद ये दाइश के खिलाफ कर दिया। सो दे वांट यूज सीरिया फॉर दिस दूसरे ग्रुप के लिए जो आईएसएल की बात अब कर रहे हैं। जी जी, इसमें वो कामयाब हो गए हैं एंड दैट इज द पर्पस। मुझे लगता है कि वो अपनी पूरी टीम और इजराइल ये सीरिया पे कंट्रोल कर लिया है और अभी उससे वो मायदा करेंगे।